प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ढेर सारी क्वालिटीज हैं, लेकिन आप कहेंगे कि इसमें नई कौन सी बात है। प्रधानमंत्री के पास तो ढेर सारी क्वालिटीज हैं ही पहले से, लेकिन मैं खास तौर से उनकी एक इलेक्टोरल जो कहते हैं स्ट्रैटेजी की जो क्वालिटीज है उसकी बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री एक चुनाव से निपटते नहीं कि अगले चुनाव की तैयारी कर लेते हैं। यानी कि गुजरात का चुनाव एक तरह से खत्म होने को है और वैसी हालत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़रें अब अगले साल के विधानसभा चुनाव पर आ टिकी हैं। अगले साल अगर आप देखें तो 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसकी शुरुआत होनी है जो उत्तर पूर्वी के राज्य हैं, जहां पे त्रिपुरा, जहां पे बीजेपी की सरकार है, नागालैंड, मेघालय, इन राज्यों से शुरुआत होनी है। उसके बाद फिर मई के महीने में कर्नाटका, जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है, जहां पे दक्षिण की का एक पहला राज्य है जहां पर बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी का स्टेक काफ़ी हाई है। और फिर ईयर एंड होते होते, यानी कि साल के अंत होते होते 3 ऐसे बड़े राज्य जो नॉर्थ इंडिया की जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं, जिसमें राजस्थान, जिसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव होने हैं, और साथ ही दक्षिण का एक और राज्य तेलंगाना के विधानसभा चुनाव होने हैं। तो कुल मिलाकर इनमें 100 से ज़्यादा, यानी कि 116-17 सीटों से ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं, जहां पर अगले साल सत्ता का सेमीफाइनल होना है। और प्रधानमंत्री ने उसके लिए एजेंडे की तैयारी की शुरुआत कर दी है। तो क्या है वो आखिर वो एजेंडा जो प्रधानमंत्री अगले विधानसभा चुनाव, जो अगले साल के विधानसभा चुनाव होने हैं, उनके लिए उस एजेंडे के हिसाब से वो एक तरह से जो सबसे बड़ा एजेंडा होगा प्रधानमंत्री के लिए उन विधानसभा चुनाव के लिए, क्या रोटी कपड़ा मकान होगा, क्या गरीबों की भलाई का मुद्दा होगा, या कोई और ऐसा मुद्दा जो प्रधानमंत्री के हाथ लग गया है, जिसके जरिए इन राज्यों में अपने ब्रांड मोदी को और चमकाने की कोशिश करेंगे। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात प्रधानमंत्री के नए जिस स्ट्रैटेजी और उन चुनावों में किस तरह से वो अपनी स्ट्रैटेजी को मानने की कोशिश करेंगे। 2-3 हफ्ते पहले गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्र के एक मंत्री जितेंद्र सिंह हैं, उनसे मैंने पूछा था कि प्रधानमंत्री और खास करके गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। तो सुनिए जितेंद्र सिंह ने क्या कहा उस मुद्दे पर। इस समय जब सारी दुनिया में अर्थव्यवस्था तिलमिला गई है, यूरोप जैसे देश, आधी जनसंख्या वाले देश, वहाँ पर भी अब हमने सोचा चोरी चकारी शुरू हो गई इंग्लैंड में, क्योंकि इतनी गुर्बत आनी शुरू हो गई। ऐसे में कोविड के बाद जिस तरह से मोदी जी ने 135 करोड़ के देश को संभाला, जबकि आशंकाएं कुछ और तरह की थी, ये अपने में एक दुनिया के लिए मिसाल बना। और दुनिया इस समय मोदी जी की अगुवाई में, भारत की अगुवाई में काम करने को तैयार है। तो मुझे लगता है ये जैसा कह सकते हैं आप एक वाक्य में, दी वर्ल्ड इज रेडी टू बी लेड, वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स टू लीड। कि मोदी जी की अगुवाई में इस वक्त उनको नहीं लगता कोई और विकल्प है नेता, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें। जितेंद्र सिंह के इस बयान को सुनकर मुझे लगा कि हो सकता है कि जैसे बीजेपी कोशिश करती है कि एक महिमा मंडन या ग्लोरीफाई करने की कोशिश करती है प्रधानमंत्री को, उसी कड़ी का हिस्सा है ये जितेंद्र सिंह का स्टेटमेंट। लेकिन अगर आप देखें पिछले 2 दिनों के घटनाक्रम को देखें, भारत को G20 की प्रेसिडेंटशिप मिली और G20 की अध्यक्षता मिलने के दिन आप देखें, अगर तमाम केंद्रीय मंत्रियों के ट्विटर हैंडल को देखें तो सारे केंद्रीय मंत्रियों के ट्विटर हैंडल पे भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने की खुशी और बधाई, और उसके बाद का जो सिलसिला शुरू हुआ, वहाँ पे प्रधानमंत्री ने पहले तो एक एडिटोरियल लिखा जो कि सारे अखबारों में छपा, प्रधानमंत्री के अपने वेबसाइट पे भी वो छपा कि किस तरह से भारत जो G20 की अध्यक्षता करेगा, जो उससे मिली है, वो किस तरह से ग्लोबल जो ऑर्डर है, विश्व के पैमाने पर जो नेतृत्व की जो श्रृंखला है, उसका जो ऑर्डर है, उसमें कैसे भारत एक नेतृत्व प्रदान कर सकता है। और जो इस समय विश्व की जो बड़ी समस्या है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का इशू हो, जिस तरह से रिसेशन एक पूरे वर्ल्ड में कोविड के डिस्ट्रप्शन के बाद पूरी दुनिया आर्थिक मंदी का शिकार हुआ है, उसमें कैसे भारत एक G20 के बाकी देश, जिसमें कि ढेर सारे डेवलप्ड कंट्री हैं उस समूह में, उनके साथ में मिलकर भारत कैसे इस नेतृत्व को आगे ले जा सकता है। इसके बाद आपने देखा कि किस तरह से जो
प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, साथ ही जो G20 समारोह का जो आयोजन होना है भारत में, उसके जो एक तरह से मुख्य कर्ता धर्ता अमिताभ कांत हैं, उन्होंने भी एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया के लिए ये वाटरशेड मोमेंट है, यानी कि भारत के लिए G20 की अध्यक्षता मिलना वाटरशेड मोमेंट है भारत के इतिहास के लिए। तो आप कहेंगे कि इसका क्या कनेक्शन है, G20 का कनेक्शन विधानसभा चुनाव से क्या हो सकता है? G20 एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन का इवेंट भारत में होना है, उसका विधानसभा चुनाव से क्या कनेक्शन हो सकता है? तो मैं आपको समझाता हूं। आपने देखा होगा कि जो जितेंद्र सिंह ने ये कहा कि आज की तारीख में दुनिया की जो पूरी ग्लोबल लीडरशिप है, चाहे वो बाइडेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, उनकी जो लीडरशिप है वो एक तरह से चरमरा रही है और जो नरेंद्र मोदी का जो ग्राफ है वो दुनिया की ग्लोबल रैंकिंग में बढ़ रहा है और उन सबको लगता है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी पुतिन के कंधे पर हाथ रखकर पुतिन को भी ये कह सकते हैं, उनकी आंखों में आंखें डालकर कि युद्ध रास्ता नहीं है, बातचीत ही रास्ता है यूक्रेन क्राइसिस से निकलने का, ये किसी में हिम्मत नहीं है, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी में हिम्मत है। अभी आपने देखा कि बाली में जो G20 का कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें बीजेपी ने उस कॉन्फ्रेंस की सफलता को गुजरात के विधानसभा में चुनाव में भी कई सारी रैलियों में उसका जिक्र हुआ। तो प्रधानमंत्री की जो इमेज, प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व, जिस तरह से वो विश्व को एक नई लीडरशिप दे सकते हैं, क्योंकि बीजेपी का ये कहना है, सरकार का ये कहना है और सरकार जिस नैरेटिव को अगले 8 महीनों तक ले जाने वाली है जनता के बीच में, क्योंकि आप याद कीजिए कि जिस समय नागालैंड, मेघालय और इन सारे त्रिपुरा जैसे राज्यों में चुनाव की शुरुआत हो रही होगी, यानी कि फरवरी में ये चुनाव है, तो उस समय जो G20 के हैं इवेंट्स वो शुरू हो चुके होंगे और कुल मिलाकर 56 ऐसे इवेंट होने हैं जो उत्तर पूर्वी राज्यों में जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं वहां, और उसके अलावा जो राज्य यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्य जहां की विधानसभा के चुनाव अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में होने वाले हैं, वहां पर क्योंकि G20 की जो मीटिंग होनी है सितंबर में होनी है, टाइमिंग दोनों का देखिए, सितंबर और विधानसभा चुनाव की शुरुआत इन तीनों राज्यों में जो क्रूशियल राज्य हैं हिंदी पट्टी के, वहां पर हो चुकी होगी। तो उस कनेक्शन को बिठाने की पूरी कोशिश बीजेपी और सरकार करेगी कि जो ग्लोबल ऑर्डर की जो लीडरशिप है उसमें नरेंद्र मोदी ही एक चेहरा है जो विश्व को नेतृत्व दे सकते हैं, विश्व को, वर्ल्ड को लीड कर सकते हैं, और ख़ास करके जो दुनिया के वैसे देश जो कि एस जयशंकर ने, विदेश मंत्री ने भी कहा कि साउथ के जो एक तरह से ग्लोबल ऑर्डर है जिसमें वो सारे मुल्क जो कि अलग अलग वजहों से कहीं ना कहीं अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, अपने एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो अफेक्टेड रहे हैं, वो सबको जोड़ना, हमारी जो इंडिया की जो लीडरशिप होगी G20 की, उनको जोड़ना इस लीडरशिप और इस प्रेसिडेंटशिप का मुख्य उद्देश्य होगा। तो भारत जो डेवलपिंग कंट्री है उनका तो अगुवा बनना ही चाहता है, साथ ही जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि भारत हमेशा से कहता रहा है कि जो पुरानी वैश्विक व्यवस्था थी, चाहे वो WHO हो, चाहे वो ILO हो, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, जहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल के 5 ताकतवर देश बैठते हैं, वो सब जो व्यवस्थाएं हैं, जो ग्लोबल ऑर्डर है, वो बेमानी हो चुकी है। और चूंकि इंडिया जिस मुकाम पे पहुंचा है और जो बीजेपी कहती है कि इंडिया 5वीं विश्व की सबसे बड़ी इकॉनमी है, उसने ब्रिटेन को भी पछाड़कर वो स्थान हासिल कर लिया है, तो इसलिए इंडिया की जो पोजीशनिंग है, भारत का जो स्थान है, वो उस ग्लोबल ऑर्डर में होना चाहिए, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो या फिर WHO या फिर ILO या तमाम ऐसी एजेंसियां हैं जो धीरे धीरे अप्रासंगिक हो रही हैं, वहां पर इंडिया लीड करने की स्थिति में होना चाहिए। और जब इंडिया वहां पर लीड करने की स्थिति में होगा तो वैसी स्थिति में उसका जो प्रोजेक्शन होगा वो विधानसभा चुनाव में होगा, लोकसभा चुनाव में होगा, यानी कि 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो मुद्दा मिल गया है कि 2024 में भी इस मुद्दे को बीजेपी उछालेगी कि किस तरह से G20 की अध्यक्षता करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का नाम दुनिया की पूरी ग्लोबल रैंकिंग में ऊंचा किया है। और चूंकि 2024 तो अप्रैल और मई के महीने में होगा, लेकिन इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव और जो 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं वो फरवरी से लेकर नवंबर तक में होने हैं, जबकि G20 की कार्य जो पूरा जो उसकी मीटिंग्स होंगी, जो अलग अलग सेलिब्रेशन होंगे, क्योंकि उसके लिए बड़े भव्य पैमाने पर तैयारी की जा रही है।
कल्चरल प्रोग्राम होंगे अलग अलग शहरों में, उसके लिए अलग अलग जो यूथ की ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी में जो छात्र हैं उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है उस G20 की सम्मेलन की अगुवाई, उनके स्वागत समारोह के लिए। इसके अलावा G20 कंट्री जो हैं उनकी फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी अलग अलग शहरों में। तो एक बड़े पैमाने पर पूरा देश जो होगा वो G20 की अध्यक्षता करने के उपलक्ष्य में भारत की जो ग्लोबल रैंकिंग में भारत की जो स्थिति है वो बढ़ रही है, इसको प्रोजेक्ट करने में एक पूरी तरह से पार्टी और सरकार दोनों लग जाएगी। और जाहिर सी बात है कि इसका जो निशाना होगा वो इलेक्टोरल होगा। इसके अलावा जो डिप्लोमेटिक होंगे वो तो होंगे ही, लेकिन बीजेपी इसका कैसे चुनावी फायदा उठा सकती है ये निश्चित रूप से एजेंडे पर होगा। और इसलिए अगले 9 महीने में ये सारी जो कवायदें होंगी, ये सारा जो G20 का जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग्स और उनकी जो उससे पहले की प्री मीटिंग्स होंगी वो उन चुनावी राज्यों में आयोजित की जाएंगी जहाँ पे विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब ये अलग बात है कि मनमोहन सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स का फ़ायदा नहीं उठा सके, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ने वाले कि इस मल्टीलैटरल प्रोग्राम का किस तरह से चुनावी फ़ायदा उठाया जा सके। शंकर रमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।